अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सुबह। आप देख रहे हैं जियो पाकिस्तान। समथिंग रॉन्ग इन माय हेयर, ऑल्दो कुछ अननर्व कर रही है। हाँ, अननर्व करी थी चीज़, लेकिन एनी हाउ अब आप आ गए हैं ना तो सब कुछ सेट हो गया है। अगर आपकी कोई फरमाइशें हैं ना पश्तो सॉन्ग्स की तो आप हमें आज जियो पाकिस्तान टीवी पर लिखकर भेज सकते हैं। आप गाएंगे आज पश्तो कुछ? नहीं, हम सीखेंगे आज पश्तो गाना। अच्छा, मैंने कहा कि कोई नई चीज़ अब्दुल्ला सीख के ऑलरेडी आए हैं हमें सुनाने के लिए। बहुत सी बातें करनी है, लेकिन शुड वी स्टार्ट विद द प्राइसेस ऑफ मिल्क? जिस तरह कल अब्दुल्ला आपने बड़ा अच्छा कॉइन किया था ये टर्म पेट्रोल बम, तो हम सुनते रहे पेट्रोल बम गिर गया आवाम पे एंड ऑल दैट, लेकिन दूध बम यानी मिल्क बम लिटरली ये मिल्क बम है। जरा प्राइसेस देखें किधर जा रहे हैं और आपको जल्दी से बताएं। कराची और कोयटा में दूध की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा कर दिया गया है और 4-5 नहीं बल्कि 15 से लेकर 23 रुपए फी लीटर इजाफा। शहरी बिलबिला उठे हैं इस बात से और डेयरी फार्मर्स ने मिडिल मैन को फी लीटर दूध 108 रुपए में जो है वो बेचना शुरू कर दिया है, जिसका बराह रास्त असर अवाम पर महंगाई की सूरत में पड़ेगा। जरा सुन लें। कौन सा दूध वाला जिसको घाटा होता है, जब 40 रुपए मंडी में सर्दियों में बिकता है तब भी इनके वही रेट होते हैं, उसके बाद भी होते हैं। इनकी प्रॉपर्टियाँ तो गिनो कितनी हैं। किसी दूध वाले की एक प्रॉपर्टी है, इनकी 10-10, 20-20 प्रॉपर्टी, करोड़पति है सारे दूध वाले रिटेलर जो हैं। दूध के रेट अब हर चीज़ पे महंगाई होगी है, खाली दूध पे थोड़ी हुआ है। हर चीज़ पे, चीनी पे, घी पे, जितनी भी अशिया हैं सब पे रेट बढ़े हुए हैं। दूध गया, सब कुछ महंगा हो गया। गरीब आदमी तो मर जाएगा और क्या है, मरने के काबिल हो गया अभी। ये लाजमी है हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, बच्चों के लिए हमारे। अगर दूध महंगा हो जाएगा फिर इसमें जो है काफ़ी हम इसमें आइटम्स पकाते हैं अपने, जो है घर में डिशेज होती हैं और पीने के लिए भी बहुत ज़रूरी है, तो ये बहुत मसला बन जाएगा। ये अपील करना चाहते हैं कि दूध का कीमतें भी सस्ता किया जाए। हम लोग गरीब लोग नहीं खरीद सकते, तो हुकूमत को इससे चाहिए कि इसको सस्ती से सस्ती कर दे। कीमत 70-80 था, उसके बाद फिर 90 है, लेकिन आजकल तो बहुत हद हो गई है। 115 रुपये जो है आपको दही मिल रहा है और 110 रुपये जो है आपको दूध मिल रहा है, तो गरीब बंदा कहाँ से अफोर्ड कर सकता है? हर एक अपनी मनमानी कर रहा है, जो गोश्त की कीमत बढ़ाना चाहे, दूध की बढ़ाना चाहे। आज हमारी प्राइस कंट्रोल कमेटी सोई हुई है। ये सबसे बड़ी कमज़ोरी हमारी हुकूमत की है, क्योंकि जो हुकूमत अगर रेट कम करना चाहे तो उसके लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन का कहना है कि पहले मिडलमैन को 85 रुपये फी लीटर में दूध फरोख्त करते थे, लेकिन ट्रांसपोर्ट, चारे और दीगर अखराजात में इजाफे के बाद दूध की कीमत बढ़ानी पड़ी है। दूसरी जानिब कोयटा में दूध सरकारी निर्ख 95 रुपये के बजाय अब 110 रुपये फी लीटर और दही 100 रुपये के बजाय 120 रुपये में फरोख्त किया जा रहा है। मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ रेट्स, लेकिन बहुत ही ज़्यादा बढ़े हुए निर्ख हमें नजर आ रहे हैं। और दूध के साथ वेरी ऑनेस्टली हुमा क्या क्या बढ़ेगा मैं आपको बता देता हूँ। दूध, दही तो हम बेसिक आइटम्स जानते हैं कि बढ़ेगा। देसी घी, हाँ दही भी बढ़ेगा ऑब्वियसली, क्योंकि दूध से ही बन रहा है, उन्हीं दुकानों पर मिलेगा। देसी घी अगर आप बनाना चाह रहे हैं तो इसकी कीमत पहले ही ज्यादा थी और ज्यादा हो जाएगी। देसी घी अगर आप, अब वैसे ही रमजान है, लोग देसी घी खाते हैं। फिर मिठाइयां सारी, ओह एब्सोल्युटली, मतलब वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट तो आप जहां पहुंचेंगे और खास तौर पे जब रमजान नजदीक आ रहा होता है ना, तब और ज्यादा ये चीजें पिंच करना स्टार्ट हो जाती हैं, बिकॉज और भी कीमतों ने बढ़ना होता है। अब दूध दही बढ़ा है तो आप रमजान में दही भल्ले खाएंगे, दही भल्ले खाएंगे। अगर लाहौर में है तो वो भी बड़े हुए मिलेंगे आपको। ऑन द लिस्ट इज, मतलब देखें जरा कि हम पूरी वाहना उस फहरिस्त में चले गए कि क्या क्या खाना हमारा कटेल हो सकता है। सिंध के वजीर बराए रासद व कीमत इस्माइल राहू हमारे साथ है। राहू साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। दूध की कीमतें कहीं से कहीं जा रही हैं, हम यही डिस्कस कर रहे हैं। इसी तरह ऑब्वियसली इस तरह एक्चुअली अगर कंपैरिजन किया जाए तो पेट्रोल भी इस तरह महंगा नहीं होता। आप वजीर हैं, आपको पता चल सका है कि कीमतें क्यों बढ़ी हैं एकदम से इतनी? हमने रब्ता किया है, जो दूध फरोश हैं उनसे भी रब्ता किया। उनकी अपनी शिकायत हैं, जैसे जो तूफ़ान, असल में ये जो मसला खड़ा इसलिए हुआ है कि ये जो वफाकी हुकूमत ने महंगाई का जो तूफ़ान खड़ा किया है, ये जो पेट्रोल कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, गैस जो की कीमतें इतनी बढ़ गई हैं, बिजली जो है वो, अब ये जब हम उनसे बात करते हैं वो कहते हैं जी हम जिस ट्रांसपोर्ट पे लाते हैं उसमें पेट्रोल भी पड़ता है, दूध जिस पे आता है, जिस पे हम दूध को गर्म करते हैं उसमें गैस भी हमें जलानी पड़ती है, जिसमें हम चिल करते हैं तो हमें बिजली भी इस्तेमाल करनी पड़ती है। इन सब चीज़ों की जो कीमतें आसमानों पे एकदम जाके पहुंची है, तो हम क्या करें, हम कहाँ से पूरी करेंगे? चारा जो है, जो भूसा है, खड़ है या जो चारा है, वो इतना महंगा हो गया है, तो हम कहाँ से पूरी करेंगे? एकदम इतना तूफान बर्पा हो गया है महंगाई का। तो उनकी अपनी ग्रीवेंसेस, शिकायत, हमने उनको कहा कि आपकी जो भी हैं अपनी जगह, लेकिन किसी सूरत में कानून को हाथ में आप नहीं ले सकते। जो मुकर्रर करदा रेट है दूध का उसी पे आपको देना है। और ठीक है, अगर उनकी कोई शिकायत या हैं तो वो हम बैठेंगे, सुनेंगे, गवर्नमेंट सुनेगी, गवर्नमेंट के जो नुमाइंदे हैं वो सुनेंगे, इंसानियत सुनेगी, लेकिन मन में इजाज़त किसी सूरत में नहीं देगी।
ये बताइएगा इस्माइल साहब कि अगर किसी तरह अभी ये मामला निमट भी गया तो कुछ अरसे बाद किसी न किसी बहाने से कीमतें फिर बढ़ा दी जाएंगी। अब फॉर वंस एंड ऑल मुस्तकबिल के लिए एक काबिल अमल फार्मूला नहीं बना लेना चाहिए? देखें, इनमें चीज़ें ऐसी होती हैं कि एक तो आपको पता ही है कि काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे आप जनरल बात कर रहे हैं तो डिमांड और सप्लाई से भी ये मामला इश्यूज़ पैदा होते हैं। कभी कोई सब्ज़ी, कभी कोई फ्रूट या कोई ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके कीमतें कभी ज़्यादा भी हो जाते हैं, कम भी हो जाती हैं। लेकिन दूध का मामला जहाँ तक है काफ़ी अरसे से मेरे ख्याल में उसमें कोई कभी शिकायत नहीं हुई, हमेशा जो है वो काफ़ी अरसे से सही चल रहा है। अभी ये हाल ही ये में अचानक ये जो एकदम पूरे मुल्क में सुनामी आया हुआ है महंगाई का, जो हर तरफ से जिसने पूरे मुल्क को और आवाम को घेरा हुआ है, आवाम परेशान है पूरे मुल्क की, तो उसमें ये इशू आया है और हम सिंध गवर्नमेंट बिल्कुल एक उस पर फ़ौरन इक़दाम करेगी, मुस्तकिल हल इसका। अच्छा राहुल साहब, आप हमारे साथ हैं तो आपसे ये पूछ ही लेते हैं कि सिंध में आम तौर पर यही देखा गया है कि खाने पीने की चीज़ों की जो कीमतें हैं वो सरकार के कंट्रोल से बिल्कुल बाहर होती हैं, सब अपनी मनमानी करते हैं। इसका क्या कोई मुस्तकिल हल कुछ सोचा है आपने? देखें, काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे मैंने कहा, जिन पे हुकूमत का कंट्रोल वाक़तन नहीं होता और वो डिमांड और सप्लाई से ही उनका जो कीमत जो होती है वो डिमांड और सप्लाई से होती है। लेकिन उसके बावजूद हुकूमत के जो इदारे हैं वो चाहते हैं कि उन चीज़ों पे, उनकी कीमतों पे जो आवाम के खाने पीने की अशिया हैं उन पे कंट्रोल रहे। और ख़ास तौर पर अभी तो माह रमज़ान की आमद है, तो उस सिलसिले में भी हमने अभी तक मैंने कल भी मीटिंग की है हमारे ब्यूरो की प्राइसेस और सप्लायर प्राइसेस ब्यूरो की, ताकि जो मार्केट्स में, मंडियों में और बचत बाज़ारों में हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में कंप्लेंट सेंटर्स कायम किए जाएंगे, जो सप्लाई ब्यूरो के कंप्लेंट सेंटर्स भी होंगे और जिसमें डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया के कंप्लेंट सेंटर्स भी होंगे, ताकि हम ख़ास तौर पर, आम तौर पर ज़ाहिर है हमारी ड्यूटी है, गवर्नमेंट का फ़र्ज़ है, लेकिन ख़ास तौर पर जब इस किस्म के इवेंट्स आते हैं और माह रमज़ान आ रहा है तो उसमें लोगों को कोई भी ख़ास तौर पर फलों, सब्जियों या और जो चीज़ें हैं खाने पीने की, उनकी कीमतों में अगर कोई नाजायज़ इजाफा किया जाए तो उसको कंट्रोल किया जाए। इस सिलसिले में हमने एक पॉलिसी बनाई है, एक वाज़ेह, एक कॉम्प्रिहेंसिव एक स्ट्रेटजी बनाई है, ताकि उनकी जो प्राइसेस जो तय होती हैं वो प्राइसेस की लिस्टें फ़ौरन टाइमली उनको पहुँचें और तमाम जो दुकानें हैं उस पर वो प्राइसेस की लिस्टें आवीज़ा की जाएं और उन पे अमल भी किया जाए और उन प्राइसेस की जो लिस्ट, उस लिस्ट के मुताबिक उनकी फ़रोख्त। बहुत शुक्रिया आपका। इस्माइल राहू हमारे साथ मौजूद थे। हुमा, वैसे आप कीमतों के कंट्रोल में होने या ना होने की बात कर रहे थे। सिंध हुकूमत के कंट्रोल से वैसे बहुत सी चीज़ें बाहर होती हैं, लेकिन पर्टिकुलरली ये जो इजाफा हुआ है ना, इसकी टाइमिंग बड़ी रॉन्ग है। टाइमिंग इसलिए रॉन्ग है क्योंकि रमज़ान बिल्कुल सर पर खड़ा है और रमज़ान में दूध और दही की कंजम्पशन जितनी बढ़ती है शायद ही किसी और चीज़ की बढ़ती है। बाज़ लोग तो सहरी में खाते ही सिर्फ दही वगैरह है क्योंकि शदीद गर्मी के रोज़। यही तो सारी बात है। अभी हम दूध दही की बात करें, लेकिन एक्चुअली इट्स द सेम रूटीन। आप सही बता रहे हैं। एवरी ईयर रमज़ान में इंसान को खौफ आना स्टार्ट हो जाता है एंड वो महीना जहाँ चीज़ें सब्सिडाइज होनी चाहिए, बिकॉज ऑब्वियसली इट इज़ वो बरकत का महीना। हर चीज़ इजी करो, वाई मेक लाइफ डिफिकल्ट फॉर रोज़ेदार, तो उसी में प्राइस हाइक्स हो जाती हैं। इस चीज़ की आज तक समझ नहीं आई। दुनिया में बाय द वे कहीं ऐसा नहीं होता। और दुनिया में जो मुस्लिम ममालिक नहीं है उनमें रमज़ान में जो है ना चीज़ें सस्ती मिल रही शुरू हो जाती हैं सुपर स्टोर पे। अभी हम आगे बढ़ेंगे, खाने पीने की कुछ बात कर रहे थे, मुझे याद आ गया सरफराज जब हमारे पास आए थे तो हमने उनसे भी पूछा था कि हाथ कंट्रोल कैसे करते हैं लजीज खाने। उन्होंने कहा अब आसान होता है, उतना कोई मुश्किल नहीं होता। अच्छा, लेकिन हमारे वसीम अकरम है, उनको नहीं लग रहा कि क्रिकेटर्स का कोई हाथ कंट्रोल हो रहा है, क्योंकि कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान वसीम अकरम ने कुछ यही कहा है। कौमी टीम की फिटनेस से बिल्कुल मुतमईन नहीं है वो। और मसला पता है क्या है, वो अपने आप से कंपेयर करेंगे ना तो वो तो कोई भी नहीं, लेकिन दैट इज द थिंग, व्हाई शुड ही नॉट कंपेयर इट विद हिमसेल्फ। मतलब इतने वो वेटरन हमारे क्रिकेटर हैं, रहे हैं। तो खैर एनीवे, वो फिटनेस से बिल्कुल मुतमईन नहीं है। जिस तरह कौमी टीम ख्वाबों में लगी हुई है, ऐसे तो वर्ल्ड कप जीतना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। जरा सुने ये स्विंग के सुल्तान ने क्या कहा है और फिर उस पर बात करते हैं। अभी मैं लड़कों से बात कर रहा था अभी PSL में, कह रहे थे अभी भी बिरयानी आती है। अब तुम बिरयानी खिला के दुनिया के बेस्ट टीमों को कहोगे कि जी हम उनसे जीत जाए, तो इट्स एक्चुअली इम्पॉसिबल। जो स्कोर करेगा उसको बोटी डाल देंगे, जो नहीं करेगा उसको खाली चावल दे देंगे।
अब भाई ये बात तो हमें भी पता है कि अगर हम कभी किसी वजन कम करने के मिशन पे हो तो चावल को हाथ नहीं लगाना या बिरयानी नहीं खा सकते आप। चावल रोटी इज अ नो नो। अब बिल्कुल वर्ल्ड कप सर पे है और आपने परफॉर्मेंस भी दिखानी है तो आपकी फिटनेस तो जबरदस्त होनी चाहिए। तो सर बिरयानियां खा के एक्चुअली मैचेस नहीं जीते जा सकते। बाय द वे जस्ट टू बी स्पेसिफिक, चावल रोटी तो ऑब्वियसली एक साइड पे आउट, और फिर बिरयानी इटसेल्फ मतलब जो तेल, देखिए चावल रोटी तो चले, चावल किसी न किसी फॉर्म में किसी और फॉर्म में जरूर खाए जा सकते हैं लेकिन बिरयानी की फॉर्म में नहीं खाए जा सकते। अच्छा जी, ऑलराइट, अब कुछ और भी बात हो जाए या इधर ही फंसे रहेंगे? कुछ कर लेते हैं। नवाज शरीफ और जरदारी को एक जगह पर लाने के लिए मौलाना फजलुर रहमान ने कोशिशें तेज कर दी हैं। एक बार फिर एक ग्रैंड अपोजिशन इत्तेहाद के तहत हुकूमत मुखालिफ मुहिम चलाने के लिए सब तैयार नजर आते हैं। हुकूमत बहरा ज्यादा परेशान नहीं। मौलाना 2 रोज पहले मियां नवाज शरीफ से मिल चुके हैं और खासे पुरुम्मीद भी हैं। मजमूई तौर पर सियासी सूरत हाल ज़ेर बहस आई है और हमने जितनी भी बहस की है मुख्तलिफ इशूज़ पर और ख़ास तौर पर जो मुल्क का इस वक्त मईशत की डूबती हुई सूरत है और महंगाई और आम आदमी के कर्ब की सूरत है, तो इन तमाम इशूज़ के ऊपर हमारा आपस में इत्तिफाक राय रहा। और आपको ये भी बता दें कि दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ कहते हैं कि हुकूमत मुखालिफ तहरीक का फैसला वक्त आने पर कर लिया जाएगा। सर ये बताएं कि आप जो मुस्लिम लीग नून है, अगर हुकूमत के खिलाफ कोई तहरीक चली तो उसका हिस्सा बनेगी, जैसा कि आज का फजल रहमान साहब कोशिश कर। देखिए, हर बात वक्त पर तय होगी और जब वक्त आएगा तो उसका फैसला करेंगे। गुज़श्ता रात साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान भी मुलाकात हुई जिसमें हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने पर मुशावरत हुई। आसिफ ज़रदारी का भी यही कहना है कि वक्त पर हर काम हो जाएगा। मौसम पे डिपेंड करती है, और स्ट्राइक फाइट ऑल इज वेदर। इस प्रेजेंट हुकूमत को चलता नहीं किया, आने वाली जनरेशन वरना हमें माफ़ नहीं करेंगी अगर हमने नहीं किया। हमने लीड नहीं ली तो कोई और पार्टी आके या कोई और फोर्स आके बीच में से लीड ले जाएगी। मौलाना फजलुर रहमान ने नवाज शरीफ से मुलाकात की तफसीलात से आसिफ जरदारी को आगाह किया और ज़राए के मुताबिक साबिक़ सदर की मुस्लिम लीग नून के कायद से जल्द मुलाकात का इम्कान भी है। अब ये क्या होने वाला है और क्या एक्सपेक्टेशन हुकूमत की, ये भी जान लेते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी हमारे साथ हैं। चौधरी साहब, ये सबसे पहले तो ये बता दें कि मौलाना फजलुर रहमान फिर नवाज शरीफ और जरदारी साहब को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आप बड़ी हुकूमत मुखालिफ मुहिम इस्लामाबाद की तरफ आते देख रहे हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि मौलाना साहब की फ़िल्म भी नहीं चल पा रही, उनकी गाड़ी का इंजन भी सीज़ हो गया है और अब उस गाड़ी में चाहे आप डीजल डालें या पेट्रोल, वो गाड़ी चलने की नहीं है। सो मुझे नहीं लगता कि उनकी इस वक्त जो वो बात कर रहे हैं उसमें कोई जान होगी और आगे भी मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई उनकी जो पॉलिटिक्स है उसमें कोई जान है। वो हमें फ़िक्र की बात हमें अच्छा जॉय साहब ये फरमाइएगा कि नैब जिस तेज़ी से माशाल्लाह अपोजिशन के लोगों पर मुकदमात बना रही है, हर अपोजिशन वाला नैब की ज़द पर आ चुका है, इसका हुकूमत को अपेरेंटली फ़ायदा हो रहा है या नुकसान? देखिए, बात यह है कि नैब की ज़द के ऊपर वो लोग आ रहे हैं जिन्होंने पाकिस्तान में हुकूमत की और प्लंडर किया। देखिए, 1947 से लेके 2008 तक पाकिस्तान का कुल फ़ॉरेन कर्ज़ा 37 अरब डॉलर था। इस कर्ज़े में हमने इस्लामाबाद बनाया, हमने जो है वो मंगला डैम बनाया, तरबेला बनाया, हमने अपनी नेवल बेसिस बनाई, हमने अपनी आर्मी को रीवैम्प किया और 2008 से 2018 तक इस कर्ज़े में $1 बिलियन का इजाफा हुआ। सवाल ये पैदा होता है वो पैसा किधर गया? लिहाजा ये जो नैब में ज़्यादातर लोग अपने केसेस फेस कर रहे हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान का पैसा लूटा, पाकिस्तान से बाहर भेजा और ये कंटिन्यू करेगा। इसका ताल्लुक सियासत से नहीं है और ये भी इम्पॉर्टेंट है कि हम जुर्म और सियासत। और राइट, ये भी बता दीजिएगा फवाद चौधरी साहब कि अगर अपोजिशन की जानिब से किसी मार्च का या धरने का या एहतजाज का प्लान बनाया जाता है तो ऑब्वियसली उनका जमहूरी हक तो है ही, लेकिन हुकूमत के लिए अमन व अमान का चैलेंज तो खड़ा होगा डेफिनेटली। इससे बचने के लिए बेहतर नहीं होगा कि अपोजिशन को इस नहज तक लाया ही ना जाए और उनसे बातचीत कर ली जाए? देखिए, दूसरी सूरत में तो आप कह रहे हैं कि आप उनके केसेस छोड़ दें तो छोड़ देते हैं। हमारे को ज़ाती पैसे तो नहीं हैं, हमारे ये उतने ही पैसे हैं जितने आपके पैसे हैं, ये उतने ही पैसे हैं इमरान खान के या PTI के लोगों के जितने पाकिस्तान के बाकी लोगों के पैसे हैं।
लेकिन ये आपकी राय से पाकिस्तान का वोटर मुतमईन नहीं है। उसने PTI को वोट दिया है, इसलिए वोट दिया है कि ये पैसा पाकिस्तान वापस लाया जाए। पाकिस्तान इमरान खान को जो मैंडेट मिला है वो अकाउंटेबिलिटी के लिए मिला है, और इन लोगों को जो पाकिस्तान के पैसे हैं वो वापस करने होंगे, और हमें जेलों में रखने का शौक़ नहीं है। पाकिस्तान का पैसा है वो वापस दें, उसके बाद आप जहाँ चलें जी। एक मरतबा फिर आपने मौक़िफ़ दोहरा दिया कि पैसे वापस करने होंगे, जेलों में हमें रखने का शौक़ नहीं है। चौधरी साहब आप इंतज़ार कर रहे हैं, शुक्रिया आपका, लेकिन अब मौजूद हैं ही तो हमने सोचा मौका अच्छा है, सयाहत पर भी गुफ्तगू कर लेते हैं। सियासत पर तो आप कमाल रखते ही हैं। पता ये चला है कि पाकिस्तान सयाहों की जन्नत बन सकता है। टेलीग्राफ ने भी ये इशाया किया है। मौजूदा हुकूमत के इक़दाम ज़ाहिर है अप्रीशिएट भी करते रहते हैं, समत में मुस्बत पेशरफ्त ला रहे हैं। बरतानवी अखबार की रिपोर्ट खासी हौसला अफजा है। गुज़श्ता रोज़ भी हमने इसका तस्करा किया था। और हुमा, अच्छा आप खांसने लगी, सॉरी आई थॉट यू वर अबाउट टू से समथिंग। आई वाज एक्चुअली स्टन्ड, क्योंकि कुछ विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं कि बंदा एक्चुअली ज़रा हैरान हो जाता है कि दिस इज़ पाकिस्तान। द टेलीग्राफ ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि PTI हुकूमत के इक़दामात ने गैर मुल्की सयाहों के लिए पाकिस्तान का सफ़र आसान और सस्ता कर दिया है। ऑनलाइन वीज़ा जैसे इक़दामात से मुश्किलात और कीमतें जो हैं वो दोनों कम हो गई हैं। सो इट इज़ ग्रेट न्यूज़ फॉर कितने अरसे से हम तो कह ही रहे हैं लोगों को कि प्लीज़ आएँ और हमारा मुल्क देखें, बट नाउ द डोर्स आर ओपन। डोर्स आर ओपन चौधरी साहब, अब ये डोर्स तो ओपन है, लेकिन आपका शहर जो जेहलम शहर है ये भी पाकिस्तान के तारीखी शहरों में से एक है। यहाँ रोहतास फेस्टिवल होने से भी इलाके के लिए सयाहों की दिलचस्पी बढ़ सकती है। व्हाट आर योर प्लान्स फॉर योर ओन कॉन्स्टिट्यूएंसी? देखिए बहुत बढ़ेगी। पहली बात तो ये है कि हमारा ये जो इस वक्त एक पॉलिसी है हुकूमत की, प्राइम मिनिस्टर साहब ने, हमने PTI ने आकर के जिस तरह से वीज़ा रजीम को ओपन किया है, उसके नतीजे में बहुत बड़े जो एक सियाह हैं वो पाकिस्तान आएंगे। इसमें जो एक फ़ायदा तो ये है कि ये इस्लामाबाद से नज़दीक है, 1.5-2 घंटे की ड्राइव के ऊपर है। ये वो तारीख़ी इलाका है। असल में ये जो सारा पोटोहार है ये बड़ा तारीख़ी अहमियत का इलाका है। आपको मालूम है कि जो वर्ड इंडिया है वो टेक्सला में डिराइव हुआ था, और यहाँ का जो बादशाह था पहले सबसे पहले तो पोरस ने अलेक्जेंडर को शिकस्त दी। वो लड़ाई जो थी वो जेहलम में लड़ाई लड़ी गई थी, जराए जेहलम के किनारे के ऊपर। बाद में इस इलाके के ऊपर जो चंद्रगुप्त मौर्य और उससे पहले अशोका हुकूमत बनाई उन्होंने, तो जो वर्ड इंडिया है वो डिराइव ही इस रीजन से हुआ था, पोटोहार से। लिहाजा इसकी बहुत एक तारीख़ी अहमियत है। और जो लोग भी, और फिर आपको मालूम है बुद्ध मत और जैन जो मत जो है उसका कल है वो भी ये पोटोहार का इलाका रहा है। सो इसकी बहुत अहमियत है और इसीलिए हमने ये फेस्टिवल भी मुनाकिद किया। तो चौधरी साहब, इट्स गुड टू हियर यू टॉक अबाउट टूरिज्म, और पैशन भी आपका नज़र आ रहा है। वीज़ा पॉलिसी की का आपने जिक्र किया है। हम लोगों को ये भी बता रहे हैं, ब्रिटिश न्यूज़पेपर द टेलीग्राफ ने पाकिस्तान को फ्यूचर डेस्टिनेशन ऑफ टूरिज्म का भी ऑब्वियसली उन्होंने कहा है कि ये हो सकता है। तो इस इंडस्ट्री को फ़रोग देने के लिए और क्या क्या चीज़ें सोची हैं? कुछ पॉलिसीज़ हों, कुछ और रोड मैप कोई आपने बनाया हो? देखिए जो मलेशिया है उसकी जो सियाहत है वो सिर्फ पानी के ऊपर है, और वो तकरीबन $20 बिलियन साल का सियाहत से कमाते हैं। जो टर्की है वो $40 बिलियन कमाता है। पाकिस्तान के अंदर माउंटेन की सियाहत है, पानी की सियाहत है, रिलीजियस टूरिज़म है। यहाँ 4 जो मज़हब हैं उनका बहुत एक उसके जो आप समझिए कि ओरिजिन और उसकी जो अरूज है वो हमारे इलाकों में है। लिहाजा हमारी टूरिज़म जो है वो बहुत बड़ी है बाकी जगहों से। सो इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि मुस्तकबिल में जाके पाकिस्तान टूरिज़म से बहुत बड़ी जो फॉरेन एक्सचेंज है वो कमाए। बिल्कुल मिलेगी। बहुत शुक्रिया आपका फवाद चौधरी हमारे साथ मौजूद थे। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, पाकिस्तान में पाकिस्तान में पहाड़ नहीं है, पीक्स हैं, पहाड़ी सिलसिले हैं, ऊंचे ऊंचे बुलंदो बाला पहाड़ हैं, दुनिया के बहुत कम मुल्कों में होते हैं। फिर साथ ही अगर हम अपने बलोचिस्तान के दरियाओं समंदरों की बात कर लें, नॉट दरिया समंदरों की बात कर लें, तो गहरे नीले पानी है, स्टॉकलिंग आप करें, पानी वाटर स्पोर्ट्स आप यहाँ कर सकते हैं, और क्या क्या कर सकते हैं। एंड बेसिकली व्हाटएवर यू वांट, रेगिस्तान है भाई इधर, आप वो भी जाके देख सकते हैं। कहने का मतलब है कि व्हाटएवर यू वांट इस मुल्क में ये दस्तयाब है, आपको मिल सकता है। और बड़ा जिसको कहते हैं ना अनटच्ड, अभी तक वो बिल्कुल टूरिज्म से कुछ चीजें खराब नहीं हो जाती हैं, सहरा, समंदर, मैदान और कल्चर, हिस्ट्री सब मिलेगी। इल्जाम लगाकर हाजिर ना होना गुलकारा मीशा शफी पर जुर्माने की वजह बन गया। गुलकारा कानून से कतरा कर निकल नहीं सकती, इन्हें हर सूरत मुकदमा लड़ना ही पड़ेगा। लाहौर की सेशन अदालत ने गुलकारा मीशा शफी पर 10,000 रुपए का जुर्माना आयद कर दिया है। अदालत ने मीशा शफी के वकला के पेश ना होने पर 10,000 रुपए जुर्माना आयद किया।
गुलकार और फिल्म स्टार अली जफ़र ने मीशा शफ़ी के खिलाफ हत्या इज़्ज़त का दावा दायर कर रखा है। गुज़िश्ता रोज़ अली जफ़र की जानिब से गवाह पेश होने के बावजूद मीशा शफ़ी के वकील जिरा के लिए पेश ना हुए और इससे पहले लाहौर हाई कोर्ट ने मातहत अदालत को 3 माह के अंदर मुकदमे का फैसला करने की हिदायत की थी। इसी पे जरा मजीद बात करें या ना करें, इसे टाइम नहीं है। आज हमारे साथ स्टूडियोज में मेहमान हैं, तशरीफ फरमा है। लैंग्वेज ही और हो जाती है, हम आपको ऐवान सदर वाली लैंग्वेज पे लेके जा रहे हैं। तशरीफ फरमा है महविश, मोहतरमा महविश हयात साहब। वो लाइन जो है मुझे याद हो गई। वेलकम टू जियो पाकिस्तान। बड़ी खुशी हुई है आप आई हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत खुशी हो रही है और बड़े दोस्त मेरे साथ ये मजाक करते हैं कि अब हमें तुम्हें यूं करके वेलकम करना पड़ेगा या यूं कुछ करना पड़ेगा। लेकिन लिटरली आपको मोहतरमा अब होना स्टार्ट हो गया, मोहतरमा करके एड्रेस कर रहे हैं या फिर अभी भी महविश अभी भी महविश नहीं है, काफी ज्यादा मोहतरमा और बहुत ज्यादा करते हैं, जो कि ऑब्वियसली मेरे क्लोज फ्रेंड्स करते हैं और बाकी लोग तो वैसे ही रिस्पेक्ट करते ही रहे हैं और आई वुडंट वांट देम टू चेंज आफ्टर दिस। मैं चाहती हूँ कि वो मुझे उसी तरह एक्सेप्ट करें, प्यार करें जैसे करते हैं। एब्सोल्युटली, बल्कि ज्यादा करेंगे। अच्छा महविश, बहुत सी बातें आपसे करनी है। नेचुरली देयर आर सम एलिफेंट्स इन द रूम जिसके बारे में तो हम बात करेंगे, लेकिन वी विल एड्रेस देम ऑफ कोर्स। लेकिन द होल प्रोसेस, ऑब्वियसली आपका माशाल्लाह इतना करियर रहा है, आपकी मूवीज, गाने शाने सब कुछ, उस पर तो बात हम करते रहे हैं पहले भी, बट द होल प्रोसेस ऑफ तमगा इम्तियाज प्रोविंशियल से स्टार्ट हुआ, आपको कब पता चला कि आई एम गोइंग टू बी रिसीविंग दिस? मुझे ऑनेस्टली जब मैं सो के उठी हूँ, मेरे पास कोई 5-6 ऐसे मेरे फ्रेंड्स के मैसेजेस आए हुए थे, कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेज, और लिंक्स आए हुए थे उस रिपोर्ट के या उस वेबसाइट के जो कि रिलीज हुई थी। मुझे लिटरली नहीं समझ आया कि क्या है, एंड 2-3 बार तो मैं उसको पढ़ा, फिर मैंने अपने दोस्तों को फ़ोन किया कि व्हाट इज़ दिस, एंड दे सेड डू यू इवन नो यू आर नॉमिनेटेड फॉर इट। मैंने कहा अच्छा तो मतलब मैं नॉमिनेट हुई हूँ, मुझे मिलेगा, डिसाइड कहते नहीं तो मिल रहा है। यानी कि ये फैसला हो गया है कि आपको ये अवार्ड बेसिकली, हाँ, इट वाज दैट लिस्ट मेंट कि इन लोगों को दिया जाएगा अवार्ड। तो मैं देन आई वाज, मुझे लिटरली समझ नहीं आया उससे पहले कोई ऐसी चीज कि आपका कोई पोर्टफोलियो हो या आपका नाम ऑलरेडी आपको पता चला हो कि बहुत से नाम जा रहे हैं, या किसी ने बात की हो या आपने किसी से बात की हो या किसी ने कहा हो कि अच्छा महविश आपका नाम पिच किया हुआ है, लेट्स सी कि फेडरल में उस पे क्या फैसला नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एंड सरप्राइजिंगली, इसीलिए मेरे लिए ज्यादा शॉकिंग भी था, बिकॉज ऐसा कुछ मुझे कोई इंक्लिनेशन होती है ना, कोई फोन शोन आते हैं नहीं, 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 ऐसा कुछ कर रहे हैं नॉमिनेट या नहीं हुआ। एंड आई थॉट दैट इज हाउ इट्स सपोज्ड टू हैपन। मुझे ये भी नहीं पता कि इसके अलावा कोई तरीका होता है। अच्छा, सो व्हाट नेक्स्ट? तो न्यूज़पेपर से आपको पता चला, लेकिन फिर जब मुझे ऑफिशियल कॉल आई और ऑफिशियल लेटर आया फिर वहाँ से, तो वो मैंने कांपते हाथों से जो है वो उसको खोला एंड मैंने अपनी अम्मी को जब दिखाया और बताया, एंड शी वाज लाइक, पहले तो उनको भी यकीन नहीं आया, एंड देन शी स्टार्टेड क्राइंग एंड आई स्टार्टेड क्राइंग, और एक बहुत ही इमोशनल मोमेंट था वाकई। वो मोमेंट मैं नहीं भूल सकती, एक वो वाला जब मैंने अपनी अम्मी को बताया, उनकी आंखों में वो आंसू थे खुशी के, और वो मोमेंट जब मैंने वो रिसीव किया है विद बाय द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। बट दिस इज लाइक अ वेरी बट द प्रोसेस में मैंने ऑब्वियसली पता किया कि है क्या, किस तरह होता है सारा तरीका। सो ऑब्वियसली इट्स कमिटीज बैठती है, एक कमेटी बैठती है, फिर दूसरी कमेटी बैठती है, ये ना मैं खुद को नॉमिनेट कर सकती हूँ ना कोई और ये एक पूरे साल का एक प्रोसीजर है, स्क्रूटनी है, उसमें वो हर चीज़ देखते हैं कि हाउ हैव आई बीन, जो मेरा काम है उसके अलावा कंट्रीब्यूट किस तरह किया है, किस तरह अपने मुल्क को रिप्रेजेंट किया है, किस तरह मैंने कॉजेज़ के लिए बात की है, वो सब चीज़ें, बॉडी ऑफ वर्क, वो सब चीज़ें इंक्लूडेड हैं। और फिर ये सारी चीज़ें जो हैं वो फाइनली दे गो टू द प्रेसिडेंट फॉर द फाइनल अप्रूवल, और ये सब प्रोसेस में होता है, एंड आई एम टोटली ब्लेस्ड एंड इट वाज सर्टेनली अ वेरी प्राउड मोमेंट। अच्छा महविश, अब जब से ये अनाउंसमेंट हुई या जब से ये खबर सामने आई, उसके बाद से ही जाहिर है रिएक्शंस का सिलसिला शुरू हो गया। व्हेन डिड यू रियलाइज कि हाँ मैं तो अब तक बड़ी खुश हुई, मेरे दोस्त तो बड़े खुश हैं, लेकिन अब जो है ना मुझे कुछ ये सोशल मीडिया बज़ महसूस हो रहा है या कुछ नेगेटिविटी जो है ना वो फिल्टर होके मेरे तक पहुंचना शुरू हो गई है? फौरन ही या कुछ दिन लगे उसको आने में? कुछ दिन लगे और कुछ दिन मुझे भी लगे। सच बताऊं तो आज तक मेरे लिए इट हैजंट रियली संक इन कि ये हो चुका है ये सब कुछ, बट आई थिंक बहुत सारे मिसकंसेप्शंस थे। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि ये ब्रांडेड अवार्ड्स हैं, ये किसी चैनल के अवार्ड्स हैं, ऐसा नहीं है। पहली बात पाकिस्तान के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, और ये ऐसे ही कोई मजाक नहीं है, कोई ऐसे उठा के किसी को नहीं दे सकता कि यार ये लो चलो मैं को दे, ऐसा नहीं होता। सो लैक ऑफ नॉलेज है बहुत सारे लोगों को, तो जो मुझे पढ़े लिखे लोग और बहुत सारे लोग जिनको तमीज़ है चीज़ों की,
वो मुझे मुबारकबाद देने मुबारक हो तो मैं निशान हैदर मिल गया ना नहीं अभी हयात हूँ मैं भी हयात हूँ। तो सितारे इम्तियाज़ कहा अक्सर लोगों ने कि सितारे इम्तियाज़, बट इट्स एक्चुअली तमगा इम्तियाज़। इट इज़ द 4th हाईएस्ट डेकोरेशन और मुझे मेरी फील्ड में दिया गया है। तो बहुत सारे लोगों को ये भी लगता है मिसकंसेप्शन कि शायद ये सिर्फ मिलिट्री अवार्ड्स होते हैं। आई एम ग्लैड कि जो कुछ भी हुआ इससे लोगों को अवेयरनेस हुई, लोगों को पता चला। वी आर वेरी हैप्पी कि ऑब्वियसली चले आप ही की बदौलत ये चीजें जरा पता होनी चाहिए, हालांकि ये बड़ी कॉमन नॉलेज है। हर साल होते हैं ये अवार्ड, 23 मार्च को तकरीब होती थी और ओके खत्म हो जाती थी। लेकिन महविश आपने अब इतना टाइम तो गुजर गया है कि आपने थोड़ा सा स्पेकुलेशन आप जरा बैठ के बैक सीट बैठ के सोचा होगा कि बड़े लोगों को मिले हैं, ओवर द इयर्स मिले हैं, इस साल भी मिले हैं, कुछ को तो हमें लग रहा था पहले मिल जाने चाहिए थे, जैसे बाबरा शरीफ हैं या बाबरा शरीफ को मिल चुका है पहले और अभी उनको प्राइड परफॉर्मेंस मिल चुका है, अब उनको उन्होंने जो है वो सितारे। तो फिर आपको ये आपने सवाल किया कि मेरे बारे में सवाल क्यों उठ रहे हैं, हर किसी को मिलता है, मिलता चला आया है, व्हाई सडनली मी? आई डोंट नो कि ये क्यों हुआ ऐसा, प्रोबेबली बिकॉज एक तो ये कि आई एम यंग एंड ये अगेन एक और मिसकंसेप्शन है, अर्ली स्टेज ऑफ योर करियर, अर्ली स्टेज ऑफ माय करियर। तो ये चीज़ ज़ाहिर है इट केम अक्रॉस एज अ शॉक फॉर सम पीपल, जबकि ये इनकरेजमेंट मुझे लगता है कि बेहतर ये होती है कि आपको अपने अर्ली स्टेजेस में मिल जाए, और अर्ली स्टेजेस में भी 10 साल काम करना कोई मजाक नहीं है। एग्जैक्टली एंड दे लुक एट योर पिछला सारा काम, तो 10 साल एक डेकेड अपनी ज़िंदगी का मैंने इस काम को दिया है, तो ये चीज़ बहुत सारे लोगों को लगती है। फिर साथ साथ ये वाली बात कि फलाना डिज़र्व करता है, फलाना, जैसे एक आर्टिस्ट को मुझे अपनी आर्ट्स की कैटेगरी में मिला, देयर आर डिफरेंट फील्ड्स, देयर आर डिफरेंट कैटेगरीज, जर्नलिज्म, बिजनेस, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, हर चीज़ में हर साल अवार्ड्स दिए जाते हैं और रिकग्निशन दी जाती है। तो विद मी अगर एक आर्टिस्ट को कंपेयर किया जा रहा है एक ऐसे इंसान से जो गैलेंट्री के उसमें आता है, जुमरे में आता है, या पब्लिक सर्विसेज में आता है, या बॉम्ब डिस्पोजल में काम कर रहा है, तो ये तो कंपैरिजन बनता ही नहीं है। हाँ, वो डिजर्व करते हैं अवार्ड, वो रिकग्निशन डिजर्व करते हैं, लेकिन उनको मुझसे कंपेयर करना, एक आर्टिस्ट को किसी स्पोर्ट्समैन से कंपेयर करना इज रॉन्ग एंड दे नीड टू उनको उनकी कैटेगरी में मिलेगा, आपको आपकी कैटेगरी में मिला है। अच्छा, जहां बहुत सारी नेगेटिविटी पहुंची, एक तो ये बता दीजिए कि उसे हैंडल कैसे किया, बिकॉज एट टाइम्स मुश्किल हो जाता है, वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स, जब इतना सब कुछ हो रहा होता है ना, तो आप कहते हैं कि भाई किस मुसीबत में मैं पड़ गया, तो वो हुआ था इट वाज ऑनेस्टली, देखें, बीइंग अ पब्लिक यूज्ड टू इट, और हमें क्रिटिसिज्म का सामना करते रहना पड़ता है, और देखें, वी लिव इन अ डेमोक्रेसी, हर किसी की अपनी राय है, अपना ओपिनियन है, और ये डिबेट बिल्कुल हो की जा सकती है कि क्या मैं डिजर्व करती हूँ या नहीं करती, एंड एवरीवन हैज देयर ओन ओपिनियन। बट जहाँ बात मेरे कैरेक्टर पे आई, जहाँ मुझे पर्सनली अटैक किया गया, जहाँ मेरे किरदार पे उंगली उठाई गई, that is where I draw a line. And you have been very vocal about it. I have been because somebody has to. और जो मेरे साथ ये हुआ है, ये मेरे लिए बहुत एक learning experience था. For me to have people call me with names जो मैं कभी किसी और के लिए ना इस्तेमाल करूँ. आप वो मुझे ऐसे कह रहे हैं, और अगर आप इतने शरीफ हैं, इतने आप सीधे हैं, आप नेक हैं, और आप मुझे कुछ सिखाना चाह रहे हैं, तो आप गालियाँ देके मुझे कुछ नहीं सिखा सकते, बल्कि इससे मुझे आपके बारे में पता चल रहा है कि आप खुद क्या हैं और आप मेंटली क्या हैं। सो वी जो कंडीशनिंग है हमारी, प्लस एक लड़की का एक मुकाम पे पहुंचना हमारे मुल्क में, अब दुनिया में वैसे एक औरत के लिए मुश्किल है ज़िंदगी और सर्वाइव करना इन अ मैन्स वर्ल्ड, बट एट द सेम टाइम इस इंडस्ट्री में रहते हुए जहाँ ऑलरेडी हमारे लिए एवरी डे इज अ चैलेंज, उसको जब आप उस फील्ड में नाम कमाते हैं, इज्जत कमाते हैं, आप, मेरी फिल्मों ने 160 करोड़ बनाए हैं पैसे, ठीक है, हमारी फिल्म इंडस्ट्री इज ग्रोइंग, इट्स इनिशियल स्टेजेस, लेकिन माशाल्लाह हमने मेहनत की है, कंट्रीब्यूट किया, हम अपने मुल्क की सॉफ्टवेयर इमेज एज आर्टिस्ट दुनिया के सामने लाते हैं। वी डिजर्व रिस्पेक्ट, वी डिजर्व टू बी एक्नॉलेज्ड, जो कि हमारी गवर्नमेंट कर रही है, बट हमारे कुछ लोग हैं जिनकी मेंटालिटी, you तो certainly deserve respect, और for that matter everybody deserves respect. हमारी ये मैं ना होती, कोई और एक्ट्रेस भी होती, तो शायद उसके लिए भी ये यूज होता है। कभी-कभार आप इंसान ये एक्सपेक्ट करता है कि जब मैं अच्छा काम कर रहा हूँ या अच्छा काम कर रही हूँ, तो इट विल बी सीन एंड इट विल बी रिस्पेक्टेड एंड एवरीथिंग, जो कि आई एम सॉरी टू से कि हर बार ये नहीं होता, और खासतौर पे इस केस में हमने देखा है कि आप बेस्ट मूवीज करें, द मोस्ट हाईएस्ट रेटेड अगर आपका कमाई उसमें देखा जाए, तो वो मूवीज करें, फिर भी क्वेश्चन मार्क उठ रहे हो, तो इससे ज्यादा आप क्या कर सकते हैं? अच्छा, एक बात तो एक पॉइंट आया, मैंने आई स्टॉप रीडिंग द कमेंट्स, आई स्टॉप थिंकिंग अबाउट इट, और जिस तरह वाकई जो सपोर्ट मिली मुझे अपने फ्रेंड्स से, फैमिली से, इंडस्ट्री से, फ्रेटर्निटी से, आई थिंक दैट रियली हेल्प।
बट अगर मेरी जगह कोई ऐसी लड़की होती जो स्ट्रांग नहीं है या जिसके पास फैमिली सपोर्ट या सब कुछ नहीं है तो वो तो शायद खुदकुशी कर ले जाके। अच्छा, महविश हमारे साथ मौजूद है। महविश ने इससे पहले हमें बताया कि ये मोमेंट उनकी जिंदगी का बड़ा डिफाइनिंग मोमेंट था। क्यों? बहुत से लोगों में उन्हें फर्क नजर आ गया, ये उनसे पूछेंगे, लेकिन अभी हमारे पास एक और मामला है डिस्कस करने के लिए। थरकोल प्लांट चल पड़ा है। कंग्रेचुलेशंस टू एवरीबॉडी, कंग्रेचुलेशंस टू होल पाकिस्तान। 333 मेगावाट बिजली सिस्टम में आ गई है। इस कारनामे का क्रेडिट साबिक वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को ही देना होगा। जर्मन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने थर में 330 मेगावाट के 2 थरकोल पावर प्लांट्स का इफ्तिताह किया है। बिलावल ने कहा यह है नया पाकिस्तान और इसे कहते हैं मेगा प्रोजेक्ट। ये होता है वेलफेयर स्टेट, ये होता है अवाम की खिदमत, ये होता है तरक्की और ये होता है नया पाकिस्तान। हम चाहेंगे कि हम यही मॉडल को आगे लेके चल के पूरा सिंध में तरक्की फैलाएं, पूरा पाकिस्तान में तरक्की फैलाएं और ये है हमारा कामयाबी, ये पूरा दुनिया देख सकते हैं। थरकोल माइनिंग फील्ड के ब्लॉक 2 में 1992 में बेनज़ीर भुट्टो के दौर में 175 बिलियन टन से ज़ायद कोयले के ज़खायर दरियाफ्त हुए थे और बेनज़ीर भुट्टो की इस मंसूबे में ख़ास दिलचस्पी भी थी। थरकोल प्रोजेक्ट से मजमूई तौर पर 607 मेगावाट बिजली पैदा होगी। इब्तदाई तौर पर ये दोनों प्लांट से 100 मेगावाट बिजली नेशनल ग्रिड में शामिल होगी। जून तक बतदरीज कमर्शियल बुनियादों पर मुकम्मल बिजली की तरसील शुरू हो जाएगी। इसलिए दीस समर्स आर गोइंग टू बी अ लिटिल बेटर। माहिर अमूर तवानाई अरशद अब्बासी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। अब्बासी साहब, ज़बरदस्त किस्म की खबर आज तो हमें सुबह सुबह मिली है और थरकोल की बिजली को पाकिस्तान के लिए अहम ज़रूरत करार दिया जा रहा है। कितना फ़ायदा होगा इससे सिस्टम को, ज़रा आप एक्सप्लेन कर दें। बिल्कुल इसका फ़ायदा होगा वो इसलिए कि जब कोल से बिजली पैदा करते हैं तो वो LNG से जब बिजली कंपेयर करें उससे या तेल से तो वो सस्ती पड़ती है। तो तकरीबन आप कह सकते हैं कि ये 9 या 10 रुपए में बिजली पर यूनिट पड़ेगी। सो जहाँ तक एनर्जी सिक्योरिटी का तल्लक है, एनर्जी सिक्योरिटी मीन्स कि अफोर्डेबिलिटी, कितनी कीमत कम होगी, इस पे वाकई पाकिस्तान की एनर्जी मिक्स के ऊपर एक अच्छा असर पड़ेगा। और अब कोल की जो परसेंटेज है हमारी एनर्जी मिक्स में वो तकरीबन 20 से 22%। ये अच्छा अब्बास साहब, ये फरमा दीजिएगा कि पीपल्स पार्टी दावा कर रही है कि इस प्रोजेक्ट से 5000 मेगावाट बिजली पैदा की जा सकती है। इज दैट पॉसिबल आपके ख्याल में? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि 5000 क्या बल्कि 8 से 10,000 भी मेगावाट बिजली पैदा की जा सकती है। लेकिन एक बात जो कि नोट देना चाहिए, पाकिस्तान में गुज़िश्ता 10 साल से क्लाइमेट चेंज के फ्रंट पे बड़ी तब्दीलियाँ आ रही हैं और अक्सर सर्दियों में तो अब जो ये ब्लैंकेट आता है फोक का, ये इंडिया से शुरू होता है और KPK तक जाता है और फिर सिंध से शुरू होता है और लाहौर तक आता है। इसकी बड़ी वजह कोल पावर जनरेशन है। इसके मतलब इंडिया में जहाँ तकरीबन 2.5 लाख मेगावाट बिजली पैदा की जा रही कोल से, उनके ख़िलाफ़ काफ़ी डिसीजन इंडियन सुप्रीम कोर्ट में उनके डिसीजन भी आ चुके हुए हैं और वो फ़ैसला क्या आता है कि प्लीज़ कोल पावर जनरेशन को दुनिया में आस्ता आस्ता शेल्फ करें। इसी है कि जैसे चाइना में कोल पावर जनरेशन से ख़त्म करके वो क्लीन फ्यूल की तरफ आ रहे हैं, जैसे गैस की तरफ। ज़बरदस्त, ये तो बड़ी अच्छी खबर है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। आई एम जस्ट होपिंग कि उसके बाद कुछ प्राइसेस भी, कीमतों में भी फ़र्क आएगा। लेट्स सी क्या होता है। ज़रा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है क्योंकि दुनिया जो है वो कोल पावर जनरेशन से दूर जाती जा रही है और हमारे यहाँ अब शुरू हुआ है। महविश हयात इज़ विद अस। महविश, ये जो डिफाइनिंग मोमेंट था आपकी ज़िंदगी में, ज़ाहिर है जहाँ नेगेटिविटी बहुत सारी आई और आपने कहा कि आपने वहाँ पे यू हैड टू कम अप, जहाँ पे लोगों ने आपके किरदार के बारे में बात करना शुरू की। लेकिन ऐसे में ही बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्होंने आपके हक में आवाज़ उठाई, जो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए, उनकी पहचान फिर हो गई आपको। बिल्कुल, दूध का दूध पानी का पानी हो गया कहते हैं ना, वो हो गया लिटरली। एंड बड़े ऐसे लोग भी जिनसे मैं एक्सपेक्ट करती थी कि वुड बी स्टैंडिंग नेक्स्ट टू मी, वर नॉट, जो क्लेम करते हैं कि हम आपके दोस्त हैं, हम आपके साथ हैं और हम आपके गम में शरीक हैं। बट एट द सेम टाइम ऐसे लोगों ने आवाज़ उठाई जिनसे शायद मेरा कोई पर्सनल कॉन्टैक्ट या बातचीत या ऐसा नहीं है कि हमने काम साथ किया हुआ है कुछ भी, बट दे स्टिल स्पोक अप अगेंस्ट द इनजस्टिस। तो बहुत ही डिफाइनिंग मोमेंट है और मुझे कुछ मेरे फ्रेंड्स ने बोला था कि महविश अब तुम्हें पता चलेगा कि दोस्त और दुश्मन की पहचान बिल्कुल, which is very strange, but that is how the world is and how life is। इंटिमिडेट भी हो जाते हैं लोग, इनसिक्योर हो जाते हैं, जेलस हो जाते हैं।
a lot of factors are involved into it and यही चीज़ होती है क्योंकि जब आप सक्सेस की लैडर पे जा रहे होते हैं ना, that's when you know कि आपके साथ कौन दिल से खुश है आपकी खुशी में या बस वो सिर्फ ड्रामा कर रहा है, एक्टिंग कर रहा है। अच्छा, आपकी अपनी फ्रेटर्निटी की जो आर्टिस्ट हैं जो कि खुद भी बड़ी वेल एस्टैब्लिश्ड हैं और यंग हैं और उभरती हैं, उन्होंने भी बड़ा आपका नाम लेके सपोर्ट किया, मतलब विच इज ग्रेट, वुमेन बिल्डिंग अप वुमेन, विच इज ऑसम कि आपके इस किस्से में मिसालें भी बड़ी सामने आई, सो दैट इज वेरी गुड। बेशक शीरी मज़ारी स्पोक अप अबाउट इट, बिल्कुल, कल परसों हरीम फारूकी स्पोक अप अबाउट इट, क्योंकि देखें आज मेरे साथ ही हो रहा है, कल किसी और के साथ हो रहा होगा और वी नीड टू पुट एन एंड टू इट। देखें अगेन पर्सनल अटैक हो रहा है और ये सब चीज़ें हो रही हैं, दीज कम अंडर द कैटेगरी ऑफ साइबर बुलिंग, साइबर हरासमेंट। ये बाहर मुल्कों में, वेस्ट में, अमेरिका में और भी बहुत सारे प्रोग्रेसिव कंट्रीज़ में इसके बाकायदा लॉज हैं, जिस तरह इन चीज़ों को मॉनिटर किया जाता है और इंसानी जानों को प्रोटेक्ट किया जाता है, बिकॉज इट इज़ डेंजरस। सोशल मीडिया इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल बट एट द सेम टाइम इट्स टेकिंग अप लाइव्स। अभी हम पिछले कुछ अरसे पे अगर नज़र डालें तो अनम टनोली, अगर आप लोगों को याद हो, वो कमिटेड सुसाइड बिकॉज ऑफ डिप्रेशन और यही साइबर बुलिंग की वजह से। हमने शायद एक दिन 2 दिन उसके बारे में बात की और हम भूल गए। आज कितनी अनम टनोली होंगी हमारी इंडस्ट्री में और इसके अलावा ये तो एक तो जिक्र हो जाते हैं, बाकी का तो पता नहीं चलता। बात कर रहे थे कि नीचे अगर अपनी तस्वीरों के नीचे अगर हम ही अगर कमेंट्स पढ़ना शुरू कर देना तो डिप्रेशन में चले जाएं, इसलिए पढ़ते ही नहीं, लेकिन जाहिर है यहाँ पे तो सिलसिला ही कुछ और था। हमारे साथ है ऐवान सदर का माहौल कैसा था, वहाँ पे जो लोग कैसे थे, उन्होंने कितना सपोर्ट किया, ये हम जरा किस्सा मुख्तसर करके सुनेंगे। लेकिन कल एक खबर जिसने हमें बड़ा फैसिनेट किया है और सुबह हुमा की मुझे बता रही थी और मैंने बता रहा था कि रात को सोने से पहले ना हम पढ़ते रहे हैं कि भाई जाहिर है कि ब्लैक होल क्या होता है, क्या नहीं होता है। मैं ब्लैक होल के अंदर ही घुस गई कि ये ब्लैक होल चीज क्या, वापस बड़ी मुश्किल से लाए हैं मैंने, मतलब कि आप तो वही रह गए ना जैसे, पर कहने का मतलब है कि इट इज अ वेरी बिग डिस्कवरी आई वुड से, खासतौर पे उसकी विजुअल तस्वीर आ जाना। पहले तो स्पेकुलेशन होती थी कि है नहीं है, पता तो है, पर नाउ टू एक्चुअली बी एबल टू सी इट, इट इज अ वेरी बिग डील। जल्दी से आपको बताएं कि साइंस के नित नए कारनामे अकल को हैरान कर रहे हैं और ब्लैक होल की तस्वीर लेना शायद इन कारनामों में सबसे ज़्यादा हैरान कुन है। माहिरीन फल्कियात ने ब्लैक होल की पहली मरतबा तस्वीर ली है जो कि एक दूर दराज कहकशां में वाक़ है और ब्लैक होल की लंबाई 400 अरब किलोमीटर है, अंदाज़ा करें आप, और ये ज़मीन के मजबूई हुजम से 30 लाख गुना बड़ा है और ज़मीन से 30 लाख गुना बड़ा है। मतलब ये पर्सपेक्टिव में नहीं आता कि 30 लाख बड़ा ज़मीन से कितना होगा। ज़मीन से तकरीबन 50 करोड़ खरब किलोमीटर दूरी है वाक़ है। ब्लैक होल हमारे पूरे निज़ाम शमसी से बड़ा है, एज इन पूरा जो हमारा सोलर सिस्टम है ना, जिसमें सारे प्लैनेट्स हैं और सूरज है, उन सबसे बड़ा है और इसका हजम सूरज से 6.5 अरब गुना बड़ा है, अरब गुना बड़ा है। सूरज कितने अरब सूरज मिला लें तो फिर ये बनेगा। देखने वाली 8 इसको देखने के लिए क्या किया गया, 8 ताकतवर टेलीस्कोप्स से मिलने वाला मवाद इतना ज़्यादा था कि इसे इंटरनेट के बजाय किसी हार्ड डिस्क में जमा किया गया और ब्लैक होल के गिर्द मौजूद दायरा इसमें दाखिल होने का मरकज़ है। ये वाज़ेह हो गया इस तस्वीर से। वहाँ से गुजरने वाली कोई भी शय ब्लैक होल की कशिश को बर्दाश्त नहीं कर सकती, ग्रेविटेशनल पुल इतना ज़बरदस्त है, लाइट बेंड हो जाती है, आप अंदाज़ा करें। और ये 8 टेलीस्कोप जो थे, ये सारा काम हुआ था 2 साल पहले और आप अंदाजा करें इसके लिए एक आपको परफेक्ट की जरूरत होती है कि बिल्कुल साफ सुथरा हर उन 8 स्पॉट्स में इतना साफ एटमॉस्फेयर होके वो तस्वीर बने और उनका वो 8 को मिला के इतना बड़ा टेलीस्कोप बन गया कि इट वाज द साइज ऑफ दिस अर्थ। उसकी वजह से ये तस्वीर हम तक आई। 2 साल लगे जल्दी से हम इसको डिसाइफर करने में। मैंने जो इतना कुछ सीखा मुझे बताने ही नहीं दे रहे। अच्छा चलें, हमारे गेस्ट हमारा इंतजार कर रहे हैं। माहिर तिब्बियात डॉक्टर परवेज हुदबा हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। शुक्रिया डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपने वक्त दिया। डॉक्टर साहब बताइएगा, ब्लैक होल की पहली तस्वीर जारी की गई है, आलमी सतह पर साइंस की दुनिया में बहुत बड़ी डिस्कवरी इसे कहा जा रहा है। आप हमें किस तरह से एजुकेट कर सकते हैं और देखने वालों को किस तरह से एजुकेट कर सकते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज ब्लैक होल? ब्लैक होल एक ऐसी शय है जिसमें से कोई चीज नहीं निकल सकती और इसमें रोशनी भी शामिल है। तो जो इस वक्त बड़ा ब्लैक होल देखा गया है, महा ब्लैक होल देखा गया है, वो एक कहकशां के मरकज में है और इतना भारी है कि उसमें लाखों करोड़ों सूरज का वजन है। ये इसलिए देखा जा सका कि इसमें मादा, दूसरे सितारे और अतराफ का मादा इसके अंदर गिरता है और जब वो गिरता है तो उसमें से शुआएं निकलती है, तापकारी निकलती है और उसे देखा गया है।
डॉक्टर साहब, बहुत से सवाल हैं वैसे तो बनते हैं, लेकिन ये बताइएगा कि ब्लैक होल की तलाश में बड़े बड़े साइंसदान जो हैं, साइंटिस्ट, वो लगे रहे हैं और अब इसकी कुछ साख्त सामने आई है। फिजिक्स के बुनियादी असूलों पर क्या फर्क पड़ेगा इसका? फिजिक्स के बुनियादी उसूलों पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस ब्लैक होल के मुशाहिदे से। फिजिक्स के उसूलों ने पहले से इस चीज की पेशनगोई की थी और इसकी तस्दीक तो अब मुख्तलिफ जगहों पर हो चुकी है। यहाँ तक कि हमने 2 ब्लैक होल्स को टकराते हुए भी देखा है। तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई बुनियादी तब्दीली आएगी फिजिक्स के अंदर, मगर ये एक बड़ी खुशी की बात होती है तमाम साइंसदानों के लिए जब उनकी पेशनगोइयां दुरुस्त साबित होती है। तो इससे पहले भी जैसा कि मैं कर चुका हूँ ब्लैक होल देखे गए हैं, यहाँ तक कि उनका आपस में टकराना भी देखा गया था आज से कोई 3 साल पहले। ये जो बड़ा ब्लैक होल देखा गया है, ख्याल ये था कि हर कहकशां के बीच में उसके मरकज में एक ऐसा बड़ा महा ब्लैक होल मौजूद होगा और ये पहली बार है कि ऐसा ब्लैक होल देखा गया है। बहुत शुक्रिया। वी नीड टू रीड अप ऑन इट मोर। प्रोफेसर होपा हमारे साथ मौजूद थे। 2 ब्लैक होल्स का टकराना, ये हम जरा देखेंगे, पढ़ेंगे इसके बारे में क्या होता है। लेकिन आपको पता है ना, सोशल मीडिया की हम बात कर रहे थे इससे पहले महविश हयात के साथ भी, महविश हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी इसमें जरा गुफ्तगू में शामिल करेंगे। सोशल मीडिया में व्हाट्सएप का जो एलिमेंट है ना, वो बड़ा खतरनाक मुझे लगता है, क्योंकि उस पर माशाल्लाह मेरी अम्मी मुझे जितने मैसेजेस फॉरवर्ड करती हैं उनमें से आधे फेक न्यूज होते हैं, आधे गलत होते हैं। और फिर वो इतना डर के पूछती हैं अम्मियां हमारी कि ये हो गया, ये हो रहा है, बताते हैं। तो अब जी आपको ये बता दें, गुज़िश्ता कुछ अरसे में ऑब्वियसली इस वजह से, क्योंकि फेक न्यूज़ इतनी फॉरवर्ड हो रही थी, तो अब ऐसा लग रहा है कि व्हाट्सएप एक फीचर मुतारिफ करा रहे हैं, बार-बार जो मैसेज फॉरवर्ड होता है ना ग्रुप में, वो बंद हो जाएगा। मतलब कुछ अच्छे मैसेजेस भी तो फॉरवर्ड होते हैं, कोई चीज़ बुरी तो नहीं होती, लेकिन बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली होते हैं ना, वो ज़रा बंद हो जाएंगे। अब अच्छे मैसेजेस में से एक है कि महविश हयात को तमगा मिला। अब ये बता दीजिए हमें इस पे आते हुए, हाउ वाज द एक्सपीरियंस लाइक व्हेन यू वेंट टू इस्लामाबाद? आप जब लैंड कर गई ना उसके बाद से जरा हमें थोड़ा सा मुख्तसर करके बताइए। अच्छा, सो इस्लामाबाद मेरा वैसे ही बहुत जाना नहीं होता, क्योंकि जो शूटिंग्स होती हैं हमारी वो कराची या लाहौर में होती हैं, तो वैसे ही मुझे इस्लामाबाद की हवा और आबो हवा इट्स वेरी फ्रेश एंड आई लाइक इट। तो जब मैं पहुंची हूँ, अगले दिन रिहर्सल थी। ऐसा नहीं है कि जाते ही आप अगेन कोई टीवी के अवार्ड्स नहीं है या ब्रांडेड अवार्ड्स नहीं है कि आप चले गए और मुंह उठा के पहुंच गए और लेट आ रहे हैं, लाइक नो, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक रिहर्सल होती है प्रॉपर, जिसमें जितने भी लोग नॉमिनेटेड हैं और जिनको अवार्ड मिल रहा था वो सब आए और उन्होंने वो पूरा सीटिंग अरेंजमेंट एंड आपकी कहाँ सीट होगी, आप कहाँ बैठेंगे और किस तरह आपने किस पॉइंट पे जाना है और फिर यहाँ से आपने अपनी वो साइटेशन को सुनना है और फिर इस पॉइंट पे जाके आपने वो रिसीव करना है। तो लाइव टेलीकास्ट इज वेल ना, ज़ाहिर है। हाँ। तो जब रिहर्सल की तो उस वक्त तो आई वाज यू नो कूल एंड देख रही हूँ, फैसिनेटेड हूँ। अम्मी के साथ बैठी हुई थी मैं तो मुझे वो वक्त भी याद आया कि जब मैं पीटीवी स्टेशन 8 साल की थी और अम्मी के साथ मैं उनका हाथ थामे जब अंदर गई थी, और मुझे आज तक वो मोमेंट और वो सब चीज़ें, इट गिव्स मी गूज़बम्स। और वहाँ से ऐवान सदर तक का सफर, ऐवान सदर का सफर, ठीक है। अच्छा, जब रिहर्सल हो गई, सारा कुछ हो गया, मैंने कहा अच्छा ठीक है, यही है, ऐसे होता होगा। जब अगले दिन एक्चुअल जाना था तो मेरी हालत खराब, ठीक है। अब तो दिस इज द रियल डील, अब तो रियल डील। एंड बीइंग इन दैट रूम जिसमें तमाम हमारे फील्ड्स के हाईएस्ट एंड बेस्ट पॉसिबल लोग फ्रॉम द मिलिट्री एंड फ्रॉम द सिविलियन, सब लोग बैठे हैं और वहाँ प्रेसिडेंट सामने आते हैं, तराना होता है, सब खड़े हैं, द मैनरिज्म, वो हवा उस कमरे की, दैट एयर एंड दैट it was insane. The whole ambience must be so formal and तमीज़ तहजीब वाला। एंड देन जिस तरह मैं देखती जा रही थी कि जिन को अवार्ड्स मिल रहे हैं, कितने लेजेंडरी लोग हैं, कितने सैक्रिफाइसेस हैं, कितनी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, फिर उस फहरिस्त में आना, उस फहरिस्त में आना, मैं लिटरली मैं बता नहीं सकती कि मैं कॉन्स्टेंटली अल्लाह का शुक्र थी कि मुझे इतना बड़ा एजाज़ मिल रहा है और मैं इन लोगों में बैठी हूँ और इन लोगों में शामिल हूँ, इस फहरिस्त में शामिल हूँ और मुझे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान तो जब बाकायदा जब बुलाया गया और मेरा एंड में था नाम, तो क्योंकि तमगा सितारा वो सारी कैटेगरीज होती हैं, तमगा इज़ द 4th, सो इसलिए उसका एंड में होता है अनाउंसमेंट। तो बाय द टाइम जब एंड में मैं पहुंची हूँ तो मेरी लिटरली
और वो एक्सप्रेशंस आप देख सकते हैं। You look very confident though. Very confident, but within me, I wanted to scream and I wanted to be like jump up with joy. Yes, I got it. लेकिन फिर obviously मेरे सामने जब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान खड़े हैं तो मैं अब समझ नहीं आ रहा मैं उनकी तरफ देखूं या मैं क्या करूं, और मुझे सब कुछ अच्छा, और वो शायद it was 30 seconds जो मेरा सुनना 1 मिनट का होगा या 1.5 मिनट का होगा वो टाइम, बट मेरे दिमाग में जैसे फिल्मों में नहीं होता सब कुछ स्लो मोशन हो, सुपर स्लो मोशन हो गया। तो वो जो साइटेशन चल रही है मुझे लग रहा है तो बहुत देर से कुछ बोलते जा रहे हैं और अब मैं जा रही हूँ तो मैं बहुत देर में जा रही हूँ। मैंने सॉ द क्लिप, आई वाज लाइक तो मैं गई हूँ, मैंने कहा कीप अप द गुड वर्क, मैंने कहा थैंक यू एंड आई लुक्ड फॉर द कैमरा, बट वो सब कुछ इन माय हेड वो सुपर स्लो मोशन, मुझे लगा बहुत देर से हूँ, मुझे बाकी लोगों की बारी। चलो वंस अगेन हम आपको मुबारकबाद देना चाहेंगे। आर दे सपोर्टिव रीमा एंड एवरीबॉडी? यस, रीमा बिल्कुल मेरे साथ वाली सीट पे बैठी हुई थी एंड द वे शी प्रेज्ड मी, और उन्होंने कहा कि मुझे फख्र है तुम पे, और मैं सारी फिल्में अमेरिका में भी जाके देखती हूँ अपनी पाकिस्तानी, और तुमने जिस तरह मेहनत की कि मैंने ना उनके साथ शुरू में एक 8-9 साल पहले कमर्शियल किया था दुबई में, तो उस वक्त भी she was very supportive and मुझे सच सिखा रही थी as a wonderful senior and that is I'm sure Mahwish for you also because relatively तो अभी भी आपको younger artist ही कहेंगे, 10 साल obviously still is good body of work but you have a long way to go आगे as well। अब ये stalwarts रीमा वगैरह जो इर्द गिर्द होते हैं तो you feel so good because they are building you up as well। Though loves of encouragement is all it takes. It's all that it takes. All it takes, and then you can really go ahead and on she your said कि महविश तुम्हें मैंने तुम्हारी जर्नी देखी है, and she literally had tears in her eyes कि जो भी हो रहा है, जो भी लोग बकवास कर रहे हैं, don't pay attention to it। तुमने मेहनत की है और तुम डिजर्व करती हो, और यही चीज है, you know, this is what we need। अच्छा, हम ये सारी बातें करते हुए भूल जाते हैं कि इज्जत और जिल्लत किसी और के हाथ में। अगर किसी को इज्जत मिल रही है तो इसमें डेस्टिनी, किस्मत और बड़ी पावर्स है, उनका बड़ा किरदार होता है। अच्छा, फिल्मों की पावर की हम बात कर रहे थे, फिल्मों की पावर की बात करते हुए लोड वेडिंग जो इनकी बड़ी अच्छी फिल्म थी, उसने जहेज के मौजू को टारगेट किया और फिर पंजाब असेंबली में हमने देखा उस बिल पेश किया गया पंजाब असेंबली में। और देखिए फिल्म यही है, दिस इज द पावर ऑफ मूवी एंड सिनेमा कि हमने उसमें बात की, और ऐसा नहीं था कि हम कोई दर्स दे रहे थे या उसमें कोई लेक्चर दे रहे थे या बोरिंग है या रो रहे हैं धो रहे हैं। इट वाज एंटरटेनिंग, बट उस एंटरटेनमेंट के साथ साथ उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज था कि डाउरी हाउ इट इज़ अफेक्टिंग अस, किस तरह हमारी सोसाइटी का एक वो नासूर है। तो बड़ा अच्छा लगता है जब आपकी इस चीज़ को ये मैसेज जहाँ पहुँचना चाहिए वहाँ पहुँचता है, और उसके लिए बाकायदा लेजिस्लेटिव मेजर्स लिए जा रहे हैं। पंजाब असेंबली में इसके लिए बात हो रही है, इस पे काम हो रहा है। तो आई थिंक दिस इज़ द पावर ऑफ सिनेमा एंड दिस इज़ हाउ वी कैन चेंज द परसेप्शन एंड द इमेज ऑफ पाकिस्तान अराउंड द वर्ल्ड। हमारी, अच्छा मैं आपको एक स्टेटस देती हूँ, 2017 में हमारी फिल्मों ने 2.5 बिलियन रुपीस बनाए हैं। 2018 में हमारी फिल्म्स ने अराउंड अप्रॉक्सीमेटली 5 बिलियन रुपीस बनाए। इमेजिन कि कितने लोगों के घर के चूल्हे जल रहे हैं, कितना काम है, कितने लोग आगे बढ़ रहे हैं, और हम अपनी मुल्क की सॉफ्टवेयर में and this industry is actually taking पैसे बना रहे हैं industry as well। We need more films, we need more films, more cinema। भारत पाकिस्तानी हाई कमिश्नर शाहिद मलिक हमारे साथ हैं। शाहिद मलिक साहब, वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि हाई कमिश्नर शाहिद मलिक साहब ये बता दीजिए, खान साहब कहते हैं कि बीजेपी जितनी जीती तो मसला कश्मीर हल होने के ज़्यादा चांसेस हैं। ये ज़रा अजीब सी बात लगी, आप एक्सप्लेन करें, आप इनसे इत्तेफाक करेंगे? देखिए, ये जो वज़ीर आज़म साहब की स्टेटमेंट है ये पूरे कॉन्टेक्स्ट में देखनी चाहिए। उन्होंने साथ साथ उसी इन द सेम ब्रेथ जैसे कहते हैं ये भी कहा है कि जो मज़ालिम कश्मीरियों पे ढाए जा रहे हैं मोदी सरकार की तरफ से, उसका भी कोई प्रेसिडेंट नहीं मिलता। उन्होंने इस उम्मीद का ज़रूर इजहार किया है कि अगर नरेंद्र मोदी वापस वज़ीर आज़म बन जाते हैं तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि वो कश्मीर के बारे में हमसे बातचीत करें। लेकिन इसका ये कहने का मतलब नहीं है कि वो आ गए तो ज़रूर कोई कश्मीर पे बातचीत होगी, कोई पेशरफ्त होगी, कोई हल हो जाएगा। एक उम्मीद का इजहार किया है वज़ीर आज़म साहब, उम्मीद का इजहार कर रहे हैं, टेक्स्ट में लेना ज़रूरी है। मलिक साहब ये बता दीजिएगा, नरेंद्र मोदी का ये रवैया कश्मीरियों के लिए ज़ाहिर है इनकी जो गुज़श्ता हुकूमत थी बिल्कुल ठीक नहीं था, अच्छा नहीं था, तो इस बार तो इंतखाबी एजेंडे में ही कश्मीरियों के हकूक़ सल्ब करना शामिल है। इनका इक़्तिदार में आना कश्मीरियों के लिए कैसा रहेगा? उन्होंने जो मज़ालिम ढाए हैं मकबूजा कश्मीर में वो सबके सामने है, तो इनका दौरे हुकूमत तो आपके सामने है, बिल्कुल सबके सामने है कि किस तरह का इन्होंने वहाँ पे एक रेन ऑफ टेरर जो है वो वहाँ पे नाफिज किया हुआ है। तो मेरे ख्याल में तो कश्मीरियों को और पूरी दुनिया को इससे बिल्कुल बददिल हो गए हैं कि किस किस्म की वहाँ पे उन्होंने हुकूमत मकबूजा कश्मीर में
चलाने की कोशिश कर रहे हैं और जो अपनी पॉलिसीज़ और लाने वाले हैं जिनका मैं आगे चल के जिक्र करूँगा वो भी करती है। थैंक यू मलिक साहब, थैंक यू सो मच। महविश हमारे साथ है। महविश की एक और फिल्म जिसका हम जिक्र भी कर चुके हैं, छलावा, मीठी ईद पर आने वाली है। ज़बरदस्त आप लग रही हैं, वी आर ऑल लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। लेकिन अब वक्त हमारे पास कम है, इसलिए हम चाहेंगे कि आप हमारे लिए कुछ गा दें, क्योंकि हमें आपकी बात बड़ी पसंद है और कम सुना है ना। तो ठीक है, बिफोर आई रैप अप आई डू वांट टू से कि आई वांट टू वर्क ऑन साइबर बुलिंग एंड आई एम गोइंग टू बी, बिकॉज आई वेंट थ्रू इट। मुझे पता है कैसा महसूस होता है अगर मैं मुझ जैसी स्ट्रॉन्ग लड़की को इस तरह की बैकलैश मिलके वो अफेक्ट कर सकता है। सो आई थिंक हमें इस पे काम करने की जरूरत है एंड वी नीड टू टेक साइबर बुलिंग एज अ क्राइम एंड टेक सीरियस मेजर्स। यस वी शुड, यू एंड मी, वी ऑल शुड। जबरदस्त, थैंक यू सो मच महविश, and we are going to see you inshallah tomorrow. Thank you for being with us. खुदा हाफिज़।